99% गारंटी है इन 2 डायग्राम में से तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर एक डायग्राम पक्का आएगा ही आएगा। इस चैप्टर में बस तुम्हें 5 क्वेश्चन करने हैं। जो बच्चा ये 5 क्वेश्चन कर लेगा ना, उसका पूरा चैप्टर खत्म। तुम्हें ये चैप्टर पूरा नहीं करना, बस तुम्हें इस चैप्टर के ये 5 क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी में बस तुम्हें ये 4 क्वेश्चन करने हैं। तुम्हारी बुक के अंदर तुम्हें टोटल 12 क्वेश्चन दे रखे, तुम्हें 12 क्वेश्चन नहीं करने, बस तुम्हें उन 12 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने हैं। ये रिएक्शन तुम्हारे फाइनल पेपर में मैं लिख के दे रहा हूँ, ये रिएक्शन तुम्हारे फाइनल पेपर में पक्का आएगी ही आएगी। बहुत सारे बच्चे ना एक्टिविटीज को इग्नोर करते हैं, तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर एक्टिविटी में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिरर फॉर्मूला के ऊपर तुम्हारे फाइनल पेपर में मैं गारंटी दे रहा हूँ, 99.9% गारंटी है तुम्हारे फाइनल पेपर में ना मिरर फॉर्मूला से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपका जो साइंस का पीरियोडिक टेस्ट का जो पेपर है ना, वो मैं आपका पूरी तरीके से लीक करने वाला हूं। जो जो सवाल तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के अंदर आने वाले हैं ना, वो मैं आपको पहले बता दूंगा। तो अगर आप उतने सवाल भी कर लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जो तुम्हारा स्कूल टीचर है ना, वो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो में जितने सवाल बता रहा हूं, बस तुम्हें उनको फॉलो करना है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जो मेरे को पहली बार देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं। मेरे खुद क्लास 10th में 100 में से 100% आए हुए हैं। 12th क्लास में थोड़े से कम आ गए थे, 98.6 आए थे, लेकिन मैं खुद क्लास 10th और 12th का टॉपर रह चुका हूं। आप समझ रहे हो? और मैं आपको अपने 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। जितने सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तुम्हें ना एनसीईआरटी बुक भी करने की जरूरत नहीं है। जितने सवाल मैं बताऊंगा, अगर तुम उतना भी कर लोगे ना, और ऐसा नहीं कि मैं आपको ना 10-10 सवाल बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको हर चैप्टर के 4 या 5 सवाल बताऊंगा बस। अगर तुम वो 4-5 सवाल भी कर लोगे ना, भाई साहब, एक तरीके से तुम्हारा चैप्टर खत्म। तुम्हें उन 4-5 क्वेश्चन के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपका साइंस का पेपर लीक करने वाला हूं, लेकिन अगर आपको बाकी सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, आपका एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट का जो पेपर लीक है वो मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इस वीडियो में मैं आपका साइंस का प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जैसे आपका एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी आपके बाकी सब्जेक्ट है ना, वो मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको बाकी सब्जेक्ट का पेपर लीक इस चैनल पे प्रोवाइड करूं ना, तो आपको पता चल जाए। तो सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर एवरीवन? अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं ना, चाहे आपका पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, जितने भी आपके पेपर होने वाले क्लास 10th के अंदर, सभी का पेपर लीक मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इन फ्यूचर जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं ना, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, फाइनल एग्जाम, सारे पेपर का जो पेपर लीक है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लियर एवरीवन? अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, हर स्कूल के अंदर जो पीरियोडिक टेस्ट का जो पेपर होता है ना, वो आपका अलग अलग बनता है। कुछ स्कूलों के अंदर आपके पीरियोडिक टेस्ट के अंदर 4 चैप्टर आते हैं, कुछ स्कूलों के अंदर 3 चैप्टर आते हैं, कुछ स्कूलों के अंदर ऐसा होता है कि बायोलॉजी में से एक चैप्टर आ जाएगा, फिजिक्स में से एक चैप्टर आ जाएगा, और केमिस्ट्री में से आपका एक चैप्टर आ जाएगा। तो आपके पीरियोडिक टेस्ट के अंदर जितने भी आपके चैप्टर आ सकते हैं ना, सारे चैप्टर मैंने आपके यहां पे लिख दिए हैं। और इन चैप्टर्स को मैंने इजी और हार्ड, इन 2 कैटेगरी में मैंने आपका डिवाइड कर दिया है। तो आपके स्कूल के अंदर पीरियोडिक टेस्ट के अंदर जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, बस आपको उन चैप्टर के क्वेश्चन देखने हैं, बाकी चैप्टर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जितने भी चैप्टर आपके आ सकते थे वो मैंने यहां पे आपके लिख दिए हैं। क्लियर एवरीवन? तो इजी चैप्टर में आपके 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस, दूसरा है आपका एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर, तीसरा है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और चौथा चैप्टर है आपका ह्यूमन आई वाला चैप्टर। तो ये 4 चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर कितने नंबर का आता है? 52 मार्क्स। यानी कि अगर आप इन 4 चैप्टर को भी कर लोगे ना, तो आपके हाफ ईयरली पेपर के अंदर आपके 52 मार्क्स पक्के हो गए। समझ रहे हो? एंड वहीं पे आपके 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके हार्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। पहला है आपका लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, दूसरा है आपका लाइट वाला चैप्टर, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। और ये 3 चैप्टर आपके टोटल 28 मार्क्स के आते हैं। तो आपके पीरियोडिक टेस्ट के अंदर जो जो चैप्टर आ रहा है ना, आपको उस चैप्टर का पेपर लीक देखना है। जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है ना, वो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? और देखो यार, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जितनी चीजें मैं आपको, जो जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये मैं आपको अपने 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। तुम तो पहली बार 10th क्लास कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं पता ना कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं तो 7 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं, तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और अपने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा, अगर तुम उतना भी कर लोगे ना, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम्हें उन क्वेश्चन के अलावा कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें उतना करना है। क्लियर एवरीवन? अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर की, जो कि आपका हाफ ईयरली पेपर के अंदर टोटल 13 मार्क्स का आता है। ये जो मैं आपको मार्क्स बता रहा हूं ना, ये आपके
हाफ ईयरली एग्जाम्स के मैं आपको मार्क्स बता रहा हूं। तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के अंदर ये जो चैप्टर है ये आपका नॉर्मली 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। क्लियर एवरीवन। अब मैं बात करता हूं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। सबसे पहली चीज है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद देयर एग्जांपल। बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करेंगे, इन रिएक्शन की ना डेफिनेशन पढ़ने लग जाएंगे। तुम्हें इन रिएक्शन की डेफिनेशन याद नहीं करनी, तुम्हारे पेपर में डेफिनेशन नहीं आएगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन रिएक्शन की बस एक एक एग्जाम्पल याद करना है। और साथ में आपका रिएक्शन में से पता किस टाइप का क्वेश्चन आता है, टू फाइंड, यानी कि आपके सामने ना बहुत सारी अलग अलग रिएक्शन होगी, उन रिएक्शन में से आपको पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ना जो डेफिनेशन होगी उसको रटने लग जाएंगे। डेफिनेशन नहीं करनी, वो तुम्हारा एक तरीके से टाइम वेस्ट है। तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन का एक एक एग्जांपल आपको याद करना है, साथ में आपको ना कंसेप्ट समझना है, ताकि अगर आपके सामने अलग अलग रिएक्शन हो तो आप उसमें पहचान पाओ कि कौन से रिएक्शन कौन से टाइप की है। समझ रहे हो, जैसे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब आपकी दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक सिंगल चीज बनाए उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आप तुम नोटिस करोगे राइट साइड में आपकी सिंगल चीज है, आपका सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका हमेशा क्या होगा, सिंगल होगा, और रिएक्टेंट आपके दो या दो से ज्यादा होंगे। क्लियर एवरीवन, ये कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। एग्जांपल आप सबसे इजी एग्जांपल क्या याद कर सकते हो, CaO प्लस H2O, ये क्या बनेगा, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे पेपर के अंदर 3-3 नंबर के आते हैं। तुम्हारे पेपर के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस टाइप के रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिएक्शन आता है आपका डिकम्पोजिशन, जो कि कॉम्बिनेशन का कंप्लीटली अपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका रिएक्टेंट सिंगल होगा, लेकिन जो आपके प्रोडक्ट होंगे ना ये आपके मल्टीपल होंगे। जब आपके एक सिंगल चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाए उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन। तो ये दो रिएक्शन है ना आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अगले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे बच्चे है ना इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसको ना इग्नोर कर देते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको इग्नोर नहीं करनी। समझ में आई बात। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखना एग्जांपल में, जो आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस, यानी कि उसकी जगह ले लेगा। यहां पे तुम नोटिस करो, यहां पे आयरन आपका अलग से है, यहां पे आपका कॉपर सल्फेट है। तो अब ये जो आयरन है ये आपका कॉपर की जगह आ जाएगा, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। और ये जो कॉपर है ये आपका साइड में बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे आपके आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर एवरीवन। और ये रिएक्शन आपके पेपर में 3 नंबर की आती है। समझ में आई बात। इसके बाद जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके पेपर में 4 नंबर की मैं लिख के दे रहा हूं, पक्का आएगी ही आएगी, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना ये आपका 2 बार होगा। ध्यान से देखना, यहां पे देखो क्या है, सोडियम सल्फेट, यहां पे क्या है, बेरियम क्लोराइड। अब देखो ये जो आपका सोडियम है ये आपका बेरियम की जगह चला गया, तो क्या बन गया, यहां पे देखो बेरियम क्लोराइड है, अब क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम की जगह सोडियम आ गया, है ना। और उसी तरीके से जो बेरियम है ये आपका सोडियम की जगह आ जाएगा। यहां पे पहले सोडियम सल्फेट था, अब क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, यानी कि सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली। तो यहां पे जब आपके दो चीजें अपनी पोजीशन इंटरचेंज करें, साथ में इंटरचेंज कर लें, उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर एवरीवन। ऊपर देखो, ऊपर वाले में सिर्फ आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन नीचे वाले में आयरन बैरियम को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन बैरियम भी तो सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना ये तुम्हारे पेपर के अंदर 4 नंबर के पक्का आती ही आती है। तो अगर आपने ये रिएक्शन मिस कर दी, ये मान के चलो एक तरीके से तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं था। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है जो कि मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे पेपर के अंदर पक्का आएगी आएगी, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। इन दो रिएक्शन में से पेपर में आपकी एक रिएक्शन पक्का आती ही आती है, या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगी या फिर रिडॉक्स आएगी। बहुत ज्यादा चांसेस अगर मैं बताऊं तो रिडॉक्स रिएक्शन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आपकी उतनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपका क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है 1 नंबर के अंदर। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है,
प्रेसिपिटेट वो आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि कलरफुल भी होता है, जो कि आपके सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और वो जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है ना, वो आपके बीकर में जाके कहीं पे नीचे जाके ऐसे जमा हो जाता है, क्योंकि वो मिक्स नहीं हो रहा ना, तो नीचे जाके बैठ जाएगा। क्लियर एवरीवन? उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर आपका प्रेसिपिटेट बनेगा उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसके बाद अगली रिएक्शन जो कि भाई साहब, अगर मेरे को इस पूरे चैप्टर में एक रिएक्शन चूज करनी हो ना, आई विल चूज रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब सारी रिएक्शन एक तरफ और रिडॉक्स रिएक्शन एक तरफ। एक बार को तुम ना सारी रिएक्शन छोड़ देना, लेकिन अगर तुमने रिडॉक्स रिएक्शन छोड़ दी ना भाई साहब, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो? तो रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन भी होता है और साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे और ऑक्सीडेशन भी होता है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तुम्हारे पूरे चैप्टर के अंदर जो रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर तुमने रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, समझ रहे हो? 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को पेपर लीक करने का, और उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, रिडॉक्स रिएक्शन तुम्हारे पेपर में पक्का आएगी ही आएगी। क्लियर एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। अब अगली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें ना 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो आपकी एक्सोथर्मिक है, ठीक है? इन दोनों रिएक्शन में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर रिएक्शन होने के बाद क्या निकले, हीट निकले। जिस रिएक्शन में हीट निकलेगी उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन में आपकी हीट निकल रही है, तो ये रिएक्शन आपके एक्सोथर्मिक भी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक कैसे होगी? एक रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन दोनों हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो वो एक्सोथर्मिक या बाकी टाइप की रिएक्शन नहीं हो सकती। एक सिंगल रिएक्शन आपकी मल्टीपल टाइप की हो सकती है। क्लियर एवरीवन? जिस रिएक्शन के अंदर आपकी हीट निकले उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्लियर एवरीवन? इसके बाद एंडोथर्मिक बिल्कुल उसकी अपोजिट होती है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको एक बार को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है? चलो अब मैं आपको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी के एक्टिविटीज है ना, उसको मिस कर देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं कि यार एक्टिविटी कौन करता है, एक्टिविटी करने की क्या जरूरत है। तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एक्टिविटी बेस्ड आते हैं, तो जो बच्चा एक्टिविटी नहीं करता वो एक बहुत बड़ा मूर्ख है। तो मैं आपको देखो पहले ही बता रहा हूं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। क्लियर एवरीवन? अब तुम एक्टिविटी तो करोगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हें सारी एक्टिविटी करोगे, ऐसा तो नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड एक्टिविटी करनी है। कौन कौन सी एक्टिविटी तुम्हें करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी नंबर 1.1। अब बहुत सारे बच्चों को देखते हो ना, एक्टिविटी कैसे करते हो वो नहीं पता होता। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया एक्टिविटी करने का मतलब क्या, हम पेपर के अंदर पूरी एक्टिविटी लिख के आएंगे क्या, हमें पूरा ये डायग्राम बनाना पड़ेगा? नहीं, एक्टिविटी करने का मतलब ये होता है कि बस तुम्हें एक्टिविटी को समझना है कि एक्टिविटी के अंदर हो क्या रहा है। एक तो एक्टिविटी के अंदर आपकी जो रिएक्शन है ना, वो आपकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है, कि वो रिएक्शन कैसे हुई है। बस तुम्हें उस एक्टिविटी की जो रिएक्शन है वो आपको याद रखनी है। क्लियर एवरीवन? जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला गया है, एक है ना आपकी मैग्नीशियम की स्ट्रिप है, ठीक है? अब अगर आप इस मैग्नीशियम की स्ट्रिप को अगर आप जलाओगे तो क्या बनेगा, यहां पे नीचे आपका, मैं एक दूसरा कलर यूज करता हूं, देखो ये आपकी मैग्नीशियम की स्ट्रिप है। अगर आप इसको जलाओगे तो जब किसी चीज को हम जलाते हैं तो क्या होता है, वहां पे उस चीज को आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, है ना? तो रिएक्शन देखो कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। आपने स्टार्टिंग में मैग्नीशियम लिया, ठीक है, उसको आपने जलाया, यानी कि आपने उसमें ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कर दी, क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर दो बस, ठीक है? ये रिएक्शन है, इस एक्टिविटी की ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको याद करनी है। क्लियर एवरीवन? आपको पूरी एक्टिविटी याद नहीं करनी, पेपर के अंदर ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, और ना तुम्हें ये याद करना है। पेपर के अंदर एक्टिविटी में से जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपका रिएक्शन के ऊपर आता है। जैसे आपसे पेपर में पूछ लेगा कि अब ये जो रिएक्शन है, ये आपका कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब यहाँ पे दो चीजें आपकी सिंगल चीज बनाए उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और ये क्या है, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो मैग्नीशियम के साथ आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जब ऑक्सीजन ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? तो आपके पेपर में जो एक्टिविटी में से क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके रिएक्शन वाले आएंगे।
तो आपको पूरी एक्टिविटी याद नहीं करनी, तुम्हें बस उस एक्टिविटी की जो रिएक्शन है ना वो याद करनी है। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। और आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, ये जो आपका मैग्नीशियम जब जलेगा ना, ये मैग्नीशियम का जो रिबन या स्ट्रिप कुछ भी बोल लो, जब ये जलेगी तो ये कौन से टाइप की फ्लेम निकालेगी? इसे बोलते हैं डिजलिंग वाइट फ्लेम। अब भैया इसका मतलब क्या होता है? ये तो बहुत मुश्किल सा नाम है, मैं बताता हूं। देखो आपने ना दिवाली पे फुलझड़ी जलाई होगी, है ना? जब भी हम फुलझड़ी को जलाते हैं तो वो जब फुलझड़ी जलती है तो उसमें से बहुत ज्यादा मतलब स्पार्कल्स निकलती हैं। ये मैग्नीशियम की जो रिबन होती है ना, ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके से जलती है, ठीक है? तो उसे ही क्या बोलते हैं? व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। जो आपकी फुलझड़ी होती है वो व्हाइट कलर की फ्लेम निकालती है ना, और वो उसको क्या बोलते हैं? डिजलिंग। जो स्पार्कल्स निकलते हैं ना इधर उधर, उसे क्या बोलते हैं? डिजलिंग। तो बस सिंपल सी चीज है, इतना मुश्किल है नहीं। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? तो बस आपको इस एक्टिविटी में से दो चीजें पता होनी चाहिए, एक रिएक्शन और दूसरा डिजलिंग व्हाइट फ्लेम, कि ये जो मैग्नीशियम आपका जलता है ये कैसा जलता है? डिजलिंग व्हाइट फ्लेम। बस समझ में आया? चलो अब अगली एक्टिविटी आती है आपकी एक्टिविटी नंबर 1.6। अब बीच वाली जो भी एक्टिविटी है ना 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, वो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? वो आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से पेपर नहीं बनता, ठीक है? जितनी एक्टिविटी आपको करनी है मैं बस आपको उतना ही बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखना। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1.6, जिसके रिएक्शन आप यहां पे देख सकते हो। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी तुम्हारे पूरे चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके रिएक्शन में देखो क्या बोला गया है, यहां पे आपने क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट ले लिया। जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो, ठीक है, आपने हीट प्रोवाइड करी तो क्या बना? लेड ऑक्साइड बना, साथ में आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनी, ऑक्सीजन गैस बनी, समझ रहे हो? और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वाली जो गैस होती है ये कौन से कलर की होती है? ब्राउन, ठीक है? ऑक्सीजन तो आपको पता ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमें पता थोड़ी चलती है क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ना, ये आपका ब्राउन कलर का होता है। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया? तो इस पूरी एक्टिविटी में से बस आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो तुम्हारी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलेगी वो आपकी ब्राउन कलर की होती है। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया? ठीक है। इसके बाद आपकी अगली एक्टिविटी आती है आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसकी जो रिएक्शन है ये भाई साहब हाईली इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी हर हाल में आपको आनी ही चाहिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इस एक्टिविटी में से तुम्हारा 3 नंबर का पेपर में क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि अगर मैं पेपर बनाऊंगा ना, मैं तो दूंगा ही दूंगा, और 99.9% जो टीचर वो आपका देते ही देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। एक तो ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दूसरी ये रिएक्शन आपकी एक्टिविटी वाली रिएक्शन है। समझ रहे हो? ये रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आप आयरन डालते हो, आपको पता है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ये आपका ब्लू कलर का होता है। तो यहां पे देखो आपके पास पहले ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, लेकिन बाद में क्या होगा, ये जो आयरन होता है ये आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो ये कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। पहले आपके पास कॉपर सल्फेट था, बाद में क्या बन गया? आयरन सल्फेट, और जो कॉपर है ये आपका बाहर निकल गया। क्लियर एवरीवन? और इसके अंदर आपका क्या होता है? कलर चेंज। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? कलर चेंज होता है। ठीक है, तो मेरे को मैं ये चीज नहीं बताऊंगा, तुम मेरे को जल्दी से पहले तो कमेंट करके बताओ कि ये जो आयरन सल्फेट का जो कलर होता है ये कैसा होता है। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, लेकिन जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये आपका आयरन सल्फेट बन गया, तो कलर भी तो चेंज होगा ना। तो आयरन सल्फेट का जो कलर होगा वो आपके सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा। ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि इस रिएक्शन के बाद जो नया कलर होगा वो आपका कौन सा होगा। लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन डालते हो तो क्या बनता है? आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो आपका साइड में निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन? ये रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये रिएक्शन तुम्हारे पेपर में पक्का आएगी। फिर मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं था। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत सारे टीचर की फेवरेट रिएक्शन होती है। अगर तुम पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे ना सीबीएसई के, शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा जिसमें आपकी ये रिएक्शन ना पूछी गई हो। ये रिएक्शन हर साल पूछी जाती ही जाती है। क्लियर एवरीवन? चलो, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पक्का आना ही आना है ना, दैट इज 3 वेज टू स्टॉप कोरोजन। ये क्वेश्चन ये मान के चलो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के अंदर पक्का आएगा ही आएगा। अगर मेरे को पूरे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हो ना,
पहला मैं चूज करूंगा रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा मैं चूज करूंगा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, 3 ways टू स्टॉप कोरोजन। आपको ना 3 तरीके बताने जिससे है ना कोरोजन आप रोकते हो। पहला है आपका गैल्वेनाइजेशन, दूसरा है आपका पेंट करना, तीसरा है आपका ऑयलिंग, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये मैंने मोटे मोटे 3 तरीके आपको बता दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि कोई ऐसे 3 तरीके बताओ जिससे आप ना किसी लोहे के ऊपर जंग लगने से उसको रोक सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे ना VIP लिख देता हूं। ये क्वेश्चन आपका VIP क्वेश्चन है। ये पेपर में मैं आपको फिर से बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं ये पेपर में तुम्हारे पक्का आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, ठीक है। चलो इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है रेंसिडिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर क्या होता है, रेंसिडिटी का बहुत सिंपल सा अगर मीनिंग बताऊं ना, बासी होना। जैसे आपका खाना बासी हो जाता है। अगर आप मान लो एक सेब लेते हो, ठीक है, सेब को अगर आप आधा काट के ऐसे धूप में रख दोगे या कहीं भी ओपन एरिया में रख दोगे ना, तो क्या होगा, वो जो सेब है वो आपका डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो आपका जो सेब है वो बासी हो रहा है। अगर उस सेब को 2 या 3 दिन के बाद देखोगे ना, तो वो जो सेब है वो आपका बासी हो जाएगा, उसमें से बदबू आने लग जाएगी। उसी चीज को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से हम कैसे बच सकते हैं, उसके भी ना आपको 3 तरीके याद करने हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मान लो आप है ना बाजार में जाके कोई चिप्स खरीदते हो, मान लो लेज वाला चिप्स खरीदा आपने। अब अगर आप नोटिस करोगे तो जब आप लेज के पैकेट को फाड़ते हो तो उस पैकेट के अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस नहीं होती, उस पैकेट के अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। क्योंकि अगर उस पैकेट के अंदर ऑक्सीजन गैस होगी, देखो जब भी कंपनी है ना उस पैकेट को बनाती है, मान लो आज पैकेट को बनाया, ठीक है, लेकिन मान लो ये पैकेट आपका 3 महीने बाद बिकेगा, तो तब तक तो वो जो चिप्स है वो आपके बासी हो जाएंगे। लेकिन वो चिप्स बासी ना हो उसके लिए क्या करा जाता है, उस पैकेट के अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो आपकी चीजें बासी होती है ना, वो आपकी ऑक्सीजन गैस की वजह से होती है। तो अगर हम किसी चीज को ऑक्सीजन मिलने नहीं देंगे तो वो चीज आपकी बासी नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? तो रेंसिडिटी भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, दैट इज कोरोजन, ठीक है। कि हम किसी भी चीज को 3 तरीके से बताओ जिससे हम उस चीज पे कोरोजन होने से उसको रोक सके। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? और अगला टॉपिक है जिसके अंदर भाई साहब ये मान के चलो, गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे पेपर के अंदर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन 2 नंबर के अंदर पक्का आएगा ही आएगा। आपको ना एक रिएक्शन दे दी जाएगी, अब आपको उसको बैलेंस करना है। तो किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं ये तुम्हारे पेपर के अंदर 2 नंबर का गारंटी दे रहा हूं, पक्का आएगा ही आएगा। एग्जांपल दिखा देता हूं, यहां पे आप देख सकते हो, ये आपके पास क्या है, सोडियम सल्फेट, ये आपका बैरियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है और ये आपका बैरियम सल्फेट है ना। अब आप इसको बैलेंस कैसे करोगे, देखो यहां पे आपके सोडियम 2 है, यहां पे सिंगल है, तो यहां पे आप 2 लिख दो। क्लियर एवरीवन? अब देखो सोडियम सल्फेट, बैरियम, ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो गया। सिंपल, आपके सोडियम भी बैलेंस हो गए, सल्फेट भी बैलेंस हो गया, बैरियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको ना रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। तुम्हारे पेपर के अंदर, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, तुम्हारे पेपर के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का पक्का आएगा ही आएगा। क्लियर एवरीवन? चलो अगला चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर, और ये चैप्टर आपका हाफ ईयरली पेपर के अंदर टोटल 13 नंबर का पूछा जाता है। और बात करें पीरियोडिक टेस्ट की, तो पीरियोडिक टेस्ट के अंदर मतलब जनरली 6 से 7 नंबर का ये चैप्टर आपका आता है। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज है प्रिपरेशन रिएक्शन एंड देयर यूजेस। बहुत सारे बच्चे ना यूज नहीं पढ़ते हैं। यूज तुम्हारे पेपर में मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे पेपर के अंदर 2 नंबर का यूज आपका आता ही आता है। तो आपको किसी केमिकल कंपाउंड का यूज क्या होता है ना, किस चीज में उसको यूज करा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो मैं बताता हूं, जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का आपका केमिकल फॉर्मूला आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, वॉशिंग सोडा को बनाते कैसे, इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रिपरेशन रिएक्शन कैसे होती है, जब आप सोडियम कार्बोनेट को पानी के अंदर डालते हो तो आपका क्या बनता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है। क्लियर एवरीवन? और साथ में आपको हर केमिकल की मिनिमम 3 यूजेस आपको पता होने चाहिए कि जो वॉशिंग सोडा है ये आपका कहां कहां पे यूज होता है,
ठीक है, हर केमिकल के मिनिमम आपको 3 यूज पता होनी चाहिए, पेपर के अंदर पक्का आता ही आता है। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके 3 नंबर के आते हैं, जिसके अंदर आपको केमिकल फॉर्मूला, उसकी प्रिपरेशन और मिनिमम आपको 3 यूज आपको बताने होते हैं। क्लियर एवरीवन? तो सबसे पहला आपका केमिकल कंपाउंड कौन सा है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। दूसरा है आपका बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी आपको प्रिपरेशन रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए और इसके भी आपको 3 यूजेस पता होनी चाहिए। ठीक है, बेकिंग सोडा नाम से पता चल रहा है जो हम केक वगैरह बनाते हैं उसमें यूज होता है ना। वॉशिंग सोडा नाम से पता चल रहा है कपड़े धोने में यूज होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हें हर केमिकल के 3-3 यूज पता होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला केमिकल आता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला अगर आपने इसमें गलती कर दी, ये मान के चलो तुम्हारा वो पूरा जो एग्जामिनर होगा ना, वो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। तो आपको केमिकल फॉर्मूला और पूरी जो रिएक्शन है, रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शन है ना याद कर लेंगे, उसको बैलेंस नहीं करेंगे। रिएक्शन आपको जितने भी पेपर में रिएक्शन लिख के आओगे ना, हर रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है। क्लियर एवरीवन? अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे तो उस चाहे तुम्हारी रिएक्शन सही भी होगी ना, तो भी आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो रिएक्शन बैलेंस करनी जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर वाला केमिकल, जिसकी प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसको कैसे बनाते हैं? सिंपल, आपको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर आप क्लोरीन गैस पास कराओगे ना, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और पानी बनेगा। ठीक है, ये इसकी क्या है? प्रिपरेशन रिएक्शन है। ये इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है और इसके आपको 3 यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर नाम से पता चल रहा है जो लेडीज ब्लीच करती है ना, उसमें यूज होता है, कपड़ों को ब्लीच करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके 3 यूज आपको पता होनी चाहिए। अगला केमिकल है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में POP भी बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सारे केमिकल में से एक केमिकल चूज करूं ना, जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो मैं चूज करूंगा POP। क्योंकि जितने भी आपके एग्जामिनर, जितने भी आपके पेपर जो लोग बनाते हैं, उन सभी का सबसे फेवरेट केमिकल कौन सा है? आपका POP। तो इन सभी केमिकल में से जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है ना, दैट इज POP। ये आपके पेपर में ये मान के चलो पक्का आना ही आना, इस बात की 100% गारंटी है। समझ लो, इससे ज्यादा तो मैं और क्या बोलूं। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देते हैं, हाफ नहीं लगाते। हाफ H2O लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कैसे है? जब आप जिप्सम को क्या करते हो? हीट करते हो। जब आप जिप्सम को गर्म करते हो, तो जिप्सम के अंदर आपके वाटर के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो आपका 1.5 मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाएगा और आपका क्या बचेगा? हाफ मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर का हाफ मॉलिक्यूल बचेगा, इसको क्या बोलते हैं? POP। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? ठीक है, और ये भी आपका पेपर में 3 नंबर का पूछा जाता है। इसके भी आपको 3 यूज याद करने हैं। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला याद करना है, दूसरा इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन याद करनी है, तीसरा इसके 3 यूज याद करने हैं। POP कहां यूज होता है? जब हम घर पे पेंट वगैरह करवाते हैं तो उसमें POP यूज होती है ना, तो ऐसे याद करना है बस। POP आपका और कहां यूज होता है? जब आप की बॉडी में कोई हड्डी टूट जाती है, यानी कि फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर पे क्या लगाते हैं? प्लास्टर लगाते हैं, और उस प्लास्टर के अंदर POP यूज होती है। प्लास्टर आपका कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। उसके अंदर क्या यूज होती है? POP यूज होती है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कलरफुल प्लास्टर भी देखा है, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, वो उसके ऊपर लगता है। ठीक है, ताकि वो मतलब डिजाइन, आजकल तो यार मतलब क्या जमाना आ गया, फ्रैक्चर के ऊपर भी मतलब फैशन चल रहा है। हर चीज में फैशन चाहिए बच्चों को, मतलब कुछ भी नॉर्मल देखना ही नहीं है। मतलब प्लास्टर के ऊपर भी कलरफुल बनाओ भाई, उसको कलरफुल भाई साहब। चलो, अब इसके बाद अगली जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पक्का आएगा ही आएगा। इस चैप्टर में से अगर मेरे को एक एक्टिविटी चूज करनी पड़े ना, तो मैं ये एक्टिविटी चूज करूंगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, ये आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होनी चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, सोडियम क्लोराइड के अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्लोरीन गैस आपकी उड़ जाएगी, हाइड्रोजन गैस आपकी उड़ जाएगी। ठीक है, अब कौन सी गैस कौन सी जगह पे उड़ेगी, कौन सी गैस कहां पे जाके कलेक्ट होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
समझ रहे हो मेरी बात। और इक्वेशन बैलेंस अगर आपने नहीं करी, मानता हूं तुमने ना पूरी रिएक्शन सही लिख दी, लेकिन अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना, तो उस केस में आपका 1 नंबर छू मंतर हो जाएगा, कट जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। और ये रिएक्शन, ये जो आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस है, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, क्लोर एल्कली प्रोसेस में से आपके पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, जिसके अंदर क्या पूछी जाएगी, ये केमिकल रिएक्शन पूछी जाएगी। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी क्लोरीन गैस है ना, ये आपकी एनोड पे जाएगी या फिर कैथोड पे जाएगी, ये भी आपका पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। अगर पूरा क्वेश्चन पूछेंगे तो 4 नंबर में आएगा, लेकिन अगर आपका इस एक्टिविटी में से ना, जनरली मैंने जितना देखा है, आपका एक एमसीक्यू पक्का आता ही आता है, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि क्लोरीन गैस एनोड पे जाएगी या कैथोड पे जाएगी, आपकी हाइड्रोजन गैस कैथोड पे जाएगी या एनोड पे जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। लेकिन अगर पूरा प्रोसेस पूछा जाएगा तो कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब अगली रिएक्शन है एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, यानी कि अगर आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, आपका एक तो सोल्ट बनेगा, दूसरा आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये एग्जांपल भी आपको याद करना है। कंसेप्ट तो आपको समझना ही समझना है कि अगर आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है और आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है, ये तो सबको पता है। लेकिन आपको पेपर के अंदर सिर्फ इतना नहीं बताना, पेपर के अंदर आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जो सबसे इजी एग्जांपल हो सकता था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें देख सकते हो आप, ये क्या है, आपका मेटल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो अगर आप एक मेटल को एक एसिड के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या सोल्ट है, और आपकी हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो जब भी आपका एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो 2 चीजें बनती है, एक सोल्ट बनता है, दूसरा आपकी हाइड्रोजन गैस इवापोरेट हो जाती है। क्लियर, इतना समझ में आया। और अगला है, जब आपका एक बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आपका सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी उड़ जाएगी। क्लियर एवरीवन। इसमें एग्जांपल में क्या लिख के आओगे, जैसे आप देख सकते हो, ये क्या है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका मेटल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो अगर आप एक बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और आपकी हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। और ये जो सोडियम जिंकेट होता है ये क्या होता है, सोल्ट होता है। ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपके सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, एसिड के साथ तो सारे मेटल रिएक्ट कर लेंगे, मेजॉरिटी ऑफ मेटल रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल है वही आपके बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के जो एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, मतलब जितनी भी आपकी रिएक्शन है, हर रिएक्शन का आपको मिनिमम एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपका ये टॉपिक आता है जिसकी मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका पेपर में पक्का आना ही आना है। दैट इज इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसके अंदर आपके ना 3 टॉपिक है। पहला है आपका टूथ डिके, दूसरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा है आपका स्टिंग बाइट वाला। ये तीनों में से आपका 1 या फिर 2 पेपर के अंदर पक्का आता ही आता है। तो ये आपको तीनों करने हैं। और कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी दे रहा हूं। तुम्हारा चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो, हर पेपर के अंदर इन तीनों टॉपिक में से आपके 1 या 2 टॉपिक पक्का आते ही आते हैं। क्लियर एवरीवन। और यहां पे देखो, इसमें आपको ये बताना होता है कि जो पीएच होता है ये हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना यूजफुल है, कितना खराब है। जैसे तुम्हारा टूथ डिके हो गया, यानी कि जो लोग है ना बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, आपको पता होगा बचपन में बोला जाता था ना कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं। तो चॉकलेट खाने से दांत क्यों खराब होते हैं, हमें डेली ब्रश क्यों करना चाहिए, इसके पीछे जो पीएच का रीजन होता है ना वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी होने के बाद हमें एंटा एसिड क्यों खाना चाहिए, इसके पीछे भी आपका पीएच का रीजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो फार्मर होते हैं वो अपने खेत के अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं, तो फर्टिलाइजर्स क्यों डालते हैं, इसके पीछे भी आपका पीएच का इंपॉर्टेंस होता है। समझ रहे हो। जो आपका स्टिंग बाइट होती है, जब आपकी कोई मान लो मधुमक्खी आपको काट ले, तो जब मधुमक्खी काटती है तो वहां पे आपको पता है सूजन हो जाती है, तो उस सूजन को कैसे ठीक करा जाता है, मधुमक्खी जब काटती है तो वो
वहां पे सूजन क्यों हो जाती है, इसके पीछे भी आपका पीएच का रीजन होता है। ये सारे रीजन आपको पता होने चाहिए। समझ रहे मेरी बात? ये टॉपिक आपके इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप चाहो तो आप अपनी ना फेयर नोटबुक या फिर अपनी जो साइंस की बुक है उसके अंदर ये चीज मार्क कर सकते हो। ये टॉपिक आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही इजी रिएक्शन है और ये रिएक्शन आपको लिटरली फ्री का 1 नंबर देती है। इस रिएक्शन में से ना आपके लंबे क्वेश्चन नहीं आते, इस रिएक्शन में से बस आपका एक एमसीक्यू आएगा जो कि आपको लिटरली फ्री के नंबर देगा। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है और पानी बनता है। ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आपका KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है कि बेस होता है। ठीक है, और ये आपका HCl है जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये आपका एसिड है। तो जब आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, जो कि क्या है, सोल्ट है, और आपका पानी बनेगा। समझ रहे हो? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर है ना, बहुत सिंपल सा होता है, जब आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हो तो पानी बनेगा और सोल्ट बनेगा। क्लियर एवरीवन? और इस रिएक्शन के ऊपर आपका पेपर के अंदर एक एमसीक्यू पक्का आता ही आता है। क्लियर एवरीवन? और आखिरी टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आपका मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूं। जब आपका एसिड एक मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और आपका पानी बनेगा। एग्जांपल से बताता हूं, देखो ये क्या है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम क्या होता है, सोडियम आपका मेटल होता है, तो ये बेसिकली मेटल का कार्बोनेट हो गया, है ना। यहाँ पे सोडियम की जगह आपका मैग्नीशियम भी हो सकता था, है ना। तो जब भी आपका सोडियम कार्बोनेट या फिर कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करे, HCl क्या होता है, एसिड होता है, तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोल्ट होता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और आपका पानी बनेगा। समझ रहे हो? तो जब कभी भी आपका कोई भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे ध्यान से देखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम क्या है, मेटल हो गया, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब कभी भी आपका मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करे तो 3 चीजें बनती है, सोल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी बनता है। ये रिएक्शन आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, और ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये भी आपको आने चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अब भैया ये जो एग्जाम्पल या जितनी भी चीजें आपने इंपॉर्टेंट बताई है, ये हमें पता कैसे चलेंगी, हमें मिलेंगी कहाँ पे, टेंशन मत लो। जब तक आपके गौरव भैया यहाँ पे है ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि तुम्हें लिटरली कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब लोग है ना तुमसे पैसे लेके भी ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते जो मैं अब आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो यार देखो, इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हें सिंपल क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं क्लास 10th के ऐसे नोट्स, इतने प्यारे इतने कलरफुल नोट्स जो कि तुम्हें कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो मैंने जो नोट्स बनाए हैं आपके, कितने प्यारे नोट्स हैं। आप देख सकते हो सारी की सारी रिएक्शन इसमें ना अच्छे तरीके से अरेंज कर रखी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं। जैसे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जांपल, और जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, सारे के सारे जो आपके सबसे इजी एग्जांपल हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखो जैसे कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कितना सिंपल एग्जांपल है, और जो तुम्हारा टीचर है वो नंबर नहीं काटेगा, वो बल्कि तुम्हें नंबर देगा। समझ रहे हो? इतना सिंपल एग्जांपल भी तुम पेपर के अंदर लिख के आ सकते हो। ठीक है, जैसे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, जैसे आपका एक्सोथर्मिक या फिर जितने भी अलग अलग टाइप के रिएक्शन है ना, सारे के सारे इस नोट्स के अंदर आपको ना बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं, सारी चीज मैंने नोट्स के अंदर आपके डाल रखी है। तो ये नोट्स आपको मैं कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और मैं आपको सिर्फ एक चैप्टर के नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आपका एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर हो गया, तो इसके भी देखो कितने प्यारे नोट्स मैंने आपके रेडी कर रखे हैं। मैंने आपको बताया था ना, स्टिंग बाइट वाला टॉपिक हो गया, आपका पीएच इन सोइल वाला टॉपिक हो गया, पीएच इंपॉर्टेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक हो गया, टूथ डिके वाला टॉपिक हो गया। सब कुछ आपको इन नोट्स के अंदर बहुत ही प्यारे तरीके से अरेंज करा हुआ मिल जाएगा। जितने ये देखो आप देख सकते हो क्लोर एल्कली प्रोसेस, मैंने आपको बताया था ना, क्लोर एल्कली प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको इसके अंदर दे रखा है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर के 3-4 यूजेस,
सब कुछ आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। और मैंने कितने प्यारे तरीके से इसके अंदर आपको प्रोवाइड कर रखा है, सारी चीजें बहुत अच्छे से इसके अंदर अरेंज करी हुई आपको मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो पीओपी का केमिकल फॉर्मूला, पीओपी की प्रिपरेशन वाली रिएक्शन आपको मिल जाएगी, पीओपी के यूजेस मैंने आपके इसके अंदर लिख रखे हैं, सब कुछ मैंने आपको इन नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर रखा है। और आप इन नोट्स को कंप्लीटली फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं, जितने भी आपके चैप्टर हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है सब कुछ आपको इन नोट्स के अंदर मिलेगा। जितने भी आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको इनके अंदर मिलेंगे। जितने भी आपके एक्टिविटी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको इनके अंदर मिल जाएंगे। और अगर आप इन नोट्स को पढ़ लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम्हें एनसीईआरटी ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इन नोट्स को पढ़ना है। समझ रहे हो? जितने भी आपके चैप्टर है, चाहे आपका ह्यूमन आई वाला चैप्टर हो गया, चाहे आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर हो गया, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया, साइंस के अंदर आपके जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के नोट्स मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। देखो यार, इन नोट्स को बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगा है, मेरा बहुत ज्यादा पैसा लगा है, मेरी बहुत ज्यादा नॉलेज लगी है, मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगा है, उसके बाद भी मैं आपको ये नोट्स फ्री में दे रहा हूं। तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की चीजें मैं अपने चैनल पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक है, तो अब ये नोट्स आपको मिलेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके आपको ना सिंपल लिखना है गौरव सुथार साइंस नोट्स। जैसे आप ये टाइप करोगे ना गौरव सुथार साइंस नोट्स, तो ये पहली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इस वीडियो पे क्लिक करके आप सारे चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो इन नोट्स से ना अगर आप इन सारे क्वेश्चन को करोगे तो आपको ना सारी चीजें अच्छे तरीके से एक ही जगह अरेंज करी हुई मिल जाएगी। तो आपको ना बार बार अपनी एनसीईआरटी बुक या फेयर नोटबुक ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, दैट इज लाइफ प्रोसेस। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ना पिछली वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप हमें ना एक ऐसी बुक सजेस्ट कर दो जिसके अंदर जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाए, ताकि हमें ना बहुत सारी बुक परचेज ना करनी पड़े, एक ही बुक में हमारा काम चल जाए। तो मैं आपको एक ऐसी बुक सजेस्ट करता हूं जिसके अंदर जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे आपके सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके कंपिटेंसी हो, चाहे आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना सारे के सारे क्वेश्चन आपको उस बुक में मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे कंपिटेंसी हो, चाहे मतलब जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं मिलते, है ना। इसके लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक तो लेनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको एक ऐसी बुक सजेस्ट करता हूं, अगर आप उस बुक को पढ़ लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे 95% क्या, तुम्हारे बड़े आराम से 99% मार्क्स आ जाएंगे। और वो बुक कौन सी है? वो बुक है आपकी ओसवाल का ये वाला क्वेश्चन बैंक। और आप देख सकते हो मेरे पास है ना साइंस का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास मैथ का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास एसएसटी का क्वेश्चन बैंक भी है और मेरे पास इंग्लिश का भी क्वेश्चन बैंक है। ये चारों के चारों क्वेश्चन बैंक मैंने अपने पैसे से परचेज करे हैं। और मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज बताता हूं, आप मानोगे नहीं, यहाँ पे मेरे पास है ना कम से कम 5 से 6 इतने सारे अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक को मैंने परचेज करा है। इन सबको मैंने अच्छे से एनालाइज करा, अच्छे से उनको पढ़ा है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि यार ये जो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है ना, ये सच में बेस्ट है। इसके अंदर जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, सारे के सारे आपको इस क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। और देखो यार, तुम्हारी मर्जी, आप इस क्वेश्चन बैंक को जहां से परचेज करना चाहो वहां से आप परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को मेरे लिंक से लोगे ना, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आपको एक क्वेश्चन बैंक के ऊपर आपको 300 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक बुक के ऊपर 300 रुपए का कैशबैक मिल रहा है, ये तुम्हें ना तो ऑफलाइन में मिलेगा, ना अगर आप खुद से अमेजोन पे जाके परचेज करोगे तब भी नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब आप मेरे लिंक से परचेज करोगे। अगर आपको एक बुक पे 300 रुपए बच रहे हैं, तो अगर मान के चलो अगर आप 3 बुक परचेज करते हो ना, तो आपके 900 रुपए बच जाते हैं। बाकी देखो आपकी मर्जी, आप जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से बढ़िया क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैंने सभी क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कंपेयर करा है, उनके चाहे क्वेश्चंस की क्वालिटी हो, चाहे क्वेश्चंस की क्वांटिटी हो, चाहे पेज की क्वालिटी हो, और चाहे उनका प्राइस पॉइंट हो, सारी चीजों को अच्छे से कंपेयर करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं दैट ओसवाल क्वेश्चन बैंक इज द बेस्ट। बाकी इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना, जल्दी से जल्दी शुरू करो। ये चैप्टर तुम्हारा हाफ ईयरली के अंदर टोटल 14 नंबर का आता है, लेकिन जो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 7 नंबर का आएगा। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये आपके सिलेबस का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है।
बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, क्योंकि यार मतलब इतना बड़ा चैप्टर ना पढ़ा ही नहीं जाता बच्चों से। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ना ये चैप्टर छोटा करके बता दूंगा। मैं आपको इस वीडियो में उतनी चीजें बताऊंगा जो इस चैप्टर में तुम्हारी पूछी जाएगी। जितनी चीजें मैं अब आपको बताने वाला हूं ना, अगर तुमने उतना भी कर लिया ना, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म। तुम्हें ये पूरा चैप्टर नहीं करना, जितनी चीजें मैं बताऊंगा सिर्फ उतना करना है। क्या क्या करोगे? सबसे पहली चीज आती है फंक्शन। यस, बहुत सारे बच्चे ना इस टाइप के जो बायोलॉजी वाले चैप्टर होते हैं ना, उसमें पता क्या गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना डेफिनेशन पढ़ने लग जाएंगे। तुम्हें डेफिनेशन याद नहीं करनी, तुम्हें क्या करना है, उस चीज के फंक्शन याद करने हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका हार्ट हो गया, अब हार्ट की डेफिनेशन याद नहीं करनी कि हार्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है, ये फालतू चीजें हैं, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगी। तुम्हें हार्ट के फंक्शन याद करने हैं कि हार्ट का यूज क्या होता है, कितने फंक्शन याद करने हैं। हार्ट के आपको 5 फंक्शन याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के आपको 3 फंक्शन याद करने हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है, हर एंजाइम का आपको 1 या 2 फंक्शन आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस किस चीज में काम आता है, ये आपको बताना है। बाइल जूस कहां से सीक्रेट होता है, कौन सा आपका ऑर्गन है जो बाइल जूस को सीक्रेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। लीवर हो गया, लीवर के आपको 3 फंक्शन याद करने हैं। पैनक्रियाज के 2 फंक्शन याद करने हैं। जितने फंक्शन मैं बता रहा हूं ना, ये अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो। सिर्फ आपको इतने फंक्शन याद करने हैं। पैनक्रियाज के अगर आप 5 फंक्शन याद करोगे ना, तो वो पूछेंगे नहीं ना पेपर के अंदर, पैनक्रियाज में से सिर्फ आपके 2 फंक्शन आते हैं, तो जितने फंक्शन पेपर में आते हैं सिर्फ आपको उतने याद करने हैं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका किडनी हो गया, किडनी के आपके टोटल 5 फंक्शन आपको याद करने हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 फंक्शन याद करने हैं, जिसमें आपका 1 फंक्शन विली का होना चाहिए। विली क्या होती है? विली आपके ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये छोटी छोटी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, बस आपको इतना याद करना है। देखो यार, मैं आपको ना अपने 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को 7 से 8 साल हो चुके हैं साइंस पढ़ाते हुए, और 7 से 8 साल हो चुके हैं मैथ पढ़ाते हुए। तो मैंने ना इतने सालों के पेपर आपके देख लिए हैं। अगर तुम पिछले 10 साल के साइंस के पेपर उठा के देखोगे ना, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, ये सारी की सारी सेम चीजें आपको पेपर के अंदर मिलेगी। तो बस आपको क्या करना, आंख बंद करके जो जो चीज मैं बता रहा हूं बस उसको फॉलो करना है, ठीक है। आगे देखो, अगला है आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन के आपको 3 फंक्शन याद करने हैं। सलाइवा का आपको 2 फंक्शन याद करने हैं। स्टमक के आपको 3 फंक्शन याद करने हैं। एल्वियोली के आपको 3 फंक्शन याद करने हैं। इसके बाद ब्लड हो गया, ब्लड के आपको 4 फंक्शन याद करने हैं। लिम्फ के आपको 2 फंक्शन याद करने हैं। ट्रांसपिरेशन के 4 फंक्शन याद करने हैं। ग्लाइकोलाइसिस के 2 फंक्शन याद करने हैं। और स्टोमेटा हो गया, स्टोमेटा के आपको 3 फंक्शन याद करने हैं। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। डबल सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हो। इन सभी टॉपिक में से अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो देखो यार ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्लड हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया, यहां पे गलती से एटीएम लिख दिया, एटीपी आएगा। एटीपी क्या होती है? एटीपी आपकी एनर्जी होती है, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, क्योंकि तुम्हारे ना पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, जिसमें आपसे ना एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो एटीपी की क्या फुल फॉर्म होती है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। इसके बाद लीवर हो गया, लीवर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव एंजाइम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन आपका इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका इंपॉर्टेंट है। और एल्वियोली आपका इंपॉर्टेंट है, और स्टोमेटा, बस ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि कर सारे लेना, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो रिस्क ले सकता है, तो मैं आपको बोलूंगा जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है उतने कर लेना। लेकिन मैं आप देखो यार, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप ना सारी चीज करो, जितनी चीज यहां पे लिखी हुई है। अगर तुम इतना भी कर लोगे ना, इसके बाहर तुम्हारा पेपर बनेगा ही नहीं बनेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। इसके बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में से आपका एक डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, जो कि आपका 3 या 4 नंबर का आता है, ठीक है। वो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है, कुछ टॉपिक के 3 नंबर में आ जाते हैं, कुछ टॉपिक के 4 नंबर में आ जाते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो डिफरेंस है ना, ये आपका 4 नंबर का पेपर में आता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का पेपर में आता है। ब्लड और लिम्फ वाला भी आपका पेपर में 3 नंबर का आता है। वेन, आर्टरी और कैपिलरीज के अंदर भी डिफरेंस आता है, लेकिन ये ना आपका 3 नंबर का आएगा, ठीक है। तो जितने डिफरेंस बिटवीन में आपको बता रहा हूं, ये 4, बस आपको ये 4 करने हैं। इसके अलावा तुम्हें डिफरेंस बिटवीन याद ही नहीं करना। बस अगर तुमने ये 4 कर लिए, एक तरीके से तुम्हारा चैप्टर खत्म, समझ रहे हो। इसके बाद अगली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर फंगी,
मस्कीटो एंड ह्यूमन बींग्स, ये 3 टॉपिक कर लेना, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स, और प्लांट्स के जो हार्मोन होते हैं, बहुत सारे बच्चे ना प्लांट्स के हार्मोन को ना इग्नोर करते हैं। प्लांट्स के हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात। इसके बाद अगली चीज आती है आपके डायग्राम। इस चैप्टर में से आपका एक तो डिफरेंस बिटवीन आएगा, एक आपका फंक्शन आएगा, तीसरा आपका डायग्राम आएगा। डायग्राम कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। तुम्हें ना सारे डायग्राम नहीं करने, जब तुम एनसीईआरटी बुक देखोगे ना उसके अंदर बहुत सारे डायग्राम मिलेंगे, तुम्हें सारे नहीं करने। कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला है आपका अमीबा वाला डायग्राम, हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका हार्ट वाला डायग्राम, ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 डायग्राम आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आता है आपका डबल सर्कुलेशन वाला डायग्राम। भाई साहब ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन का जो पूरा कंसेप्ट है ना वो आपको अच्छे से समझना है, डायग्राम आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। जितने डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं ना, ये अपनी नोटबुक, अपनी रफ नोटबुक के अंदर प्लीज पेंसिल से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करते हैं, डायग्राम को ना बुक में देख लेंगे और उसको ना देख के याद करेंगे। डायग्राम तुम्हें तब तक याद नहीं होगा जब तक तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से डायग्राम खुद ड्रॉ नहीं करोगे। डायग्राम आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद अगला डायग्राम आता है आपका एक्सक्रीशन सिस्टम वाला, जिसके अंदर आपका किडनी वगैरह होती है, यूरेथ्रा वगैरह होता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी चीजें बता रहा हूं बस इतनी करनी है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला डायग्राम। अब ये डायग्राम आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा, मैं बताता हूं। ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना। पेपर में किस तरीके से आएगा, डायग्राम आपको ऑलरेडी पेपर के अंदर होगा, उसमें ना आपको लेबलिंग करी हुई होगी। अब आपको ना लेबलिंग के हिसाब से आपको बताना है कि कौन से ऑर्गन का नाम क्या है, ठीक है। मतलब डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि किस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा होगा, अब इसका नाम बताना है तो आपको पता है ये स्टमक होता है, ठीक है। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये आपका एनस होता है, ये आपका लीवर होता है, ये आपका पेनक्रियाज होता है, ये आपकी ओसोफेगस होती है, ये आपकी टंग होती है, ये आपका माउथ होता है। ये आपको पता है, बस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। डायग्राम ये पेपर में नहीं आएगा ड्रॉ करने के लिए, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई। इसके बाद स्टोमेटा वाला डायग्राम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि रिस्क क्यों लेना, कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस डायग्राम को इग्नोर कर सकते हो, ये पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा एक बार कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी डायग्राम है। चलो अगले पे चलते हैं। अब मैं आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं इस चैप्टर में कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने नहीं है। अब तक तो मैंने आपको टॉपिक बताए, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, और अगर तुम इतने क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तुम्हारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर खत्म। जितने सवाल बता रहा हूं बस इतने करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको ना पूरा फोटोसिंथेसिस का जो कंसेप्ट है ना वो आपको याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे मैं वीआईपी लिख देता हूं, अपनी ना फेयर नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो जितने सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब। भाई साहब हाईली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ये मान के चलो छपेगा छपेगा, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपके पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। अगर तुमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया ना तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, फिर मेरे को मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था। थर्ड क्वेश्चन आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात। चलो अगले पे चलते हैं, हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज। भाई साहब ये क्वेश्चन भी आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी एक्सट्रीमली लिख दो, इसके आगे भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ट्रांसपिरेशन वाले टॉपिक में से बस आपका एक क्वेश्चन आता है और वो ये क्वेश्चन है। बस तुम्हें इस जो ट्रांसपिरेशन वाला जो टॉपिक है ना, जो आपका सांस लेने वाला, लंग्स वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर से बस आपका एक क्वेश्चन आएगा और वो ये क्वेश्चन है। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो उस टॉपिक को तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। समझ रहे हो मेरी बात। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। भाई साहब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी वीआईपी लिख लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन आपके हाईली इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है। इसके आगे बस 3 और क्वेश्चन करने हैं। टोटल मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर 8 क्वेश्चन बताए। अगर तुम ये 8 क्वेश्चन कर लेते हो ना तो तुम्हें एनसीईआरटी करने की जरूरत, ना तुम्हें एसचांद करने की जरूरत, ना तुम्हें कोई क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ये 8 क्वेश्चन कर लिए, तुम्हारे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन इन 8 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। बस तुम्हें ये 8 क्वेश्चन करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द डबल। भाई साहब डबल सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका देखो, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना। एक तो हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्वियोली वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन ये, और ये छठा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है। इसके आगे भी मैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं,
ठीक है, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको करने ही करने हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी वीआईपी लिख लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेफ्रॉन का डायग्राम भी कर लेना। ठीक है, डायग्राम भी कई बार पेपर के अंदर पूछ लेता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाए तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड राइट इट्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कर लेना। ठीक है, ये मैंने डाला हुआ है कि भाई कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको सिर्फ एक्सट्रीमली क्वेश्चन करने हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीआईपी वाले क्वेश्चन भी कर लेना। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि देखो अभी तो आपके सामने पूरा साल पड़ा है, अभी तो आपका सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, तो जितने सवाल मैंने 8 बताए हैं 8 के 8 कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये चैप्टर आपका हाफ ईयरली पेपर के अंदर टोटल 13 नंबर का आएगा, और आपके ना जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसके अंदर आपका 6 या 7 नंबर का आता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन। देखो मैंने आपको फिर से बता दिया कि भाई बायोलॉजी वाले जितने भी चैप्टर है ना, उसमें आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी, उस चैप्टर में बस आपको क्या याद करने हैं, फंक्शन याद करने हैं। कौन कौन से फंक्शन याद करने हैं? तो पहला टॉपिक है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है साइनेप्स, भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और न्यूरॉन आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूरॉन वाला फंक्शन आपको अच्छे से याद करना है कि न्यूरॉन के क्या फंक्शन होते हैं, ये किस चीज में यूज होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डेंड्राइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेंड्राइट आपका न्यूरॉन का ही क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, साइटोन हो गया, एक्सोन हो गया, ये सारे के सारे न्यूरॉन के पार्ट होते हैं। स्टेमुलस भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है ना, जनरली आपका 1 नंबर में पेपर में आता है। इंपल्स एक्शन भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपल्स भी बहुत अच्छे से याद करना है। रिसेप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, प्लांट हार्मोन हाईली इंपॉर्टेंट है, और आपके एनिमल हार्मोन। जितने टॉपिक मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट करे ना, ये आपको छोड़ने ही नहीं है, ये आपके पेपर में पक्का आएंगे ही आएंगे। बाकी टॉपिक आप कर लेना, लेकिन जितने टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके हाईलाइट करे ना, ये आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन। देखो जो आपके डिफरेंस बिटवीन होते हैं ना, जनरली आपके बायोलॉजी वाले चैप्टर में से पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर में से डिफरेंस बिटवीन में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूं। पहला है आपका वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर 3 नंबर का आता ही आता है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो आपके डिफरेंस बिटवीन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये पेपर में आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको टेबुलर फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं। टेबुलर फॉर्म का क्या मतलब होता है भैया? देखो मैं बताता हूं, आपको पेपर के अंदर ऐसे ना टेबल ड्रॉ करके आना है। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे वॉलंटरी फंक्शन, यहां पे आपको लिखने हैं इनवॉलंटरी फंक्शन। पहला पॉइंट यहां पे, ठीक है, ये पहला पॉइंट मार्क कर देना, फिर दूसरा पॉइंट, दोनों में डिफरेंस बता देना, फिर तीसरा पॉइंट। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 डिफरेंस बताने हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर इस तरीके से पेपर के अंदर डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जो आपका एग्जामिनर है, चाहे तुम्हारा स्कूल का एग्जामिनर हो, चाहे तुम्हारा सीबीएसई का एग्जामिनर हो, तुम्हारा एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तुम्हें किस तरीके से डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? टेबुलर फॉर्म में। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? अगर तुम है ना डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्म में अगर अटेम्प्ट करके आ जाओगे, नंबर कट जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आपको टेबुलर फॉर्म में ही अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर एवरीवन? चलो अगला टॉपिक आता है आपका वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन वाला डिफरेंस बिटवीन। क्लियर एवरीवन? ये 2 डिफरेंस बिटवीन आपको इस चैप्टर से याद करने हैं, और इतने टॉपिक के आपको फंक्शन याद करने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला आता है आपका एनिमल हार्मोन। मैंने आपको बताया ना, एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन, ये 2 हार्मोन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं, कौन सा ग्लैंड उसको सिक्रीट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल हार्मोन में कौन कौन से करने हैं? पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, पैथरॉइड ग्लैंड एंड टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से इसमें वो मैं आपको बता देता हूं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस एंड ओवरी हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका पैनक्रियाज इंपॉर्टेंट। बस ये 4 ग्लैंड आपको अच्छे से याद करने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन कहां पे होती है हमारी बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे पाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है वो आपको पता होना चाहिए। उस हार्मोन से क्या मतलब बॉडी के अंदर इफेक्ट आते हैं
मतलब वो हार्मोन हमें किस चीज में हेल्प करता है वो आपको पता होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन में से आपका एक एमसीक्यू पक्का पेपर में आता ही आता है, और वो एमसीक्यू कौन कौन से उसमें से आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। ऑक्सिन हो गया, गिबरलिन्स हो गया, साइटोकिनिन्स हो गया, एब्सिसिक एसिड, ये चारों के चारों प्लांट हार्मोन आपके इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से किसी में से भी आपका एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि कोई स्पेसिफिक करना, मैं आपको बोलूंगा कि ये चारों के चारों ही कर लेना, ठीक है। देखो यार, मैं आपको ना झूठ नहीं बोलता, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मेरे को लगेगा ना कि यार ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बोलूंगा कि चारों के चारों कर लेना। अगर स्पेसिफिक कोई इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको बता देता, है ना, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये चारों के चारों ही कर लेना। समझ रहे मेरी बात। तो प्लांट हार्मोन हो गया और एनिमल हार्मोन हो गया, इसमें से आपका पेपर के अंदर क्वेश्चन लिख के ले लो, पक्का आएगा ही आएगा। तो ये दो टॉपिक आपको हर हाल में करने ही करने हैं। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है रिसेप्टर, जिसके अंदर फोटो रिसेप्टर हो गए, फोनो रिसेप्टर हो गए, ओल्फैक्टरी हो गया, गस्टेटरी रिसेप्टर हो गए। चारों के चारों आपको अच्छे से करने हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि चारों के चारों कर लेना, ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद अब अगला टॉपिक आता है आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपके दो चीजें होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल के अंदर दो टॉपिक आते हैं, ब्रेन, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर हार्ट हो गया, किडनी हो गया, वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर जो आपका ब्रेन वाला टॉपिक है ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेन आपको अच्छे से करना है, स्पाइनल कॉर्ड भी कर लेना। इसके बाद आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से आते हैं, वॉलंटरी आता है और आपका इनवॉलंटरी आता है। लेकिन इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका ब्रेन और आपका इनवॉलंटरी सिस्टम। क्लियर एवरीवन। अब इसके बाद आपका ह्यूमन ब्रेन वाला जो टॉपिक है ना, जिसमें आपका फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और आपका हाइंड ब्रेन होता है। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं आपके ब्रेन के। तो इसमें कौन कौन से करने हैं, सेरेबेलम करना है, मेडुला करना है और आपका पोन्स करना है। ये तीन टॉपिक आपके हाईली इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेरेबेलम और आपका मेडुला, ठीक है। एक आपका सेरेब्रम भी होता है, ठीक है, वो भी अच्छे से कर लेना। क्लियर एवरीवन। तो ब्रेन के अंदर बस आपको ये चार टॉपिक करने हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला। तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, सेरेब्रम इंपॉर्टेंट है और आपका सेरेबेलम और मेडुला, ये तीन आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि जो पोन्स वाला ना वो भी प्लीज कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको ना डायग्राम बताता हूं कि इस चैप्टर में से आपके कौन कौन से डायग्राम आपको करने हैं। तो इस चैप्टर में बस आपके दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका ब्रेन वाला डायग्राम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर में से जो ब्रेन वाला डायग्राम है, ऐसा भी हो सकता है कि पेपर के अंदर आपको ड्रॉ करने के लिए भी बोल दिया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बस है ना लेबलिंग करनी है। मतलब डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन होगा और उसमें आपको बताना होगा कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेन वाला जो डायग्राम है ये किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको ड्रॉ करने के लिए भी बोला जा सकता है या फिर आपको लेबलिंग वाला चीज भी पूछी जा सकती है। क्लियर एवरीवन। ये दो डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मत बोलना कि भैया आपने डायग्राम वाले क्वेश्चन तो बताए नहीं, मैंने आपको सारी चीज बता दी है, तुम्हारे अंदर दिक्कत है, तुम मैंने वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। मैं आपको सारी चीजें पहले ही बता देता हूं। ये मैं आपका ना पेपर लीक कर रहा हूं, मैं आपका पीरियोडिक टेस्ट का पेपर होने से पहले आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। इससे बड़ी चीज क्या होगी, समझ रहे मेरी बात। इसके बाद अगला डायग्राम है आपका न्यूरॉन वाला डायग्राम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम आपको करने हैं। ऐसे मत सोचना कि भैया ने तो ब्रेन वाला डायग्राम बताया था इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो कर लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको दोनों के दोनों डायग्राम अच्छे से करने हैं। क्लियर एवरीवन। और दोनों डायग्राम को ड्रॉ करने के साथ साथ आपको लेबलिंग भी पता होनी चाहिए कि भाई इसको डेंड्राइट बोलते हैं, इसको एक्सोन बोलते हैं, ये नर्व की एंडिंग होती है, ये आपके सेल की बॉडी होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पेपर के अंदर है ना, लेबलिंग है ना इस तरीके से करेंगे कि एग्जैक्ट होगी नहीं। वो सेल बॉडी की जो लेबलिंग है ना, वो पता कैसे कर देंगे, वो ऐसे कर के आ जाएंगे। ऐसे लेबलिंग नहीं करनी, जो आपका एरो का जो पॉइंट होगा वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे होना चाहिए जिस पार्ट को वो चीज बोली जाती है। समझ रहे हो मेरी बात। चलो अब मैं आपको ना इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताता हूं कि इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन है जो आपके बैक एक्सरसाइज में होते हैं, उनमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन नहीं करी तो जल्दी से जाके पहले तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से जाके अपनी साइंस की एनसीईआरटी बुक उठा के लेके आओ। अब मैं आपको ना एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं अब आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हाईली इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन नंबर 5 हाईली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10। बस आपको इस चैप्टर में से ये 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर तुमने ये 4 क्वेश्चन कर लिए ना, एक तरीके से तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। इन 4 क्वेश्चन के अलावा तुम्हें एनसीईआरटी के कोई और क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका एग्जामिनर होगा ना, जो पेपर बनाएगा, चाहे तुम्हारा फाइनल पेपर हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड वाला पेपर हो, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली वाला पेपर हो, और चाहे तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट वाला पेपर हो, इन 4 क्वेश्चन में से ही इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, दैट इज लाइट। ये आपका फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट चैप्टर है। आपके सिलेबस के अंदर है ना 2 चैप्टर ऐसे जो बहुत लंबे होते हैं, एक लाइफ प्रोसेस, दूसरा आपका लाइट वाला चैप्टर। तो लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको ना लाइट वाले चैप्टर में बताता हूं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। तो ये चैप्टर आपका हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर टोटल 14 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन आपके पीरियोडिक टेस्ट के अंदर ये चैप्टर सिर्फ आपका 7 नंबर का आएगा। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं? सबसे पहली चीज, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का मैं लिख के देता हूं, आपका पक्का पेपर में आएगा ही आएगा, जिसमें आपका ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछा जाएगा। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आपको क्या क्या लिख के आना है वो मैं आपको बताता हूं। तो 2 लॉज तो आप लिख के आओगे ही आओगे, साथ में आपको ना डायग्राम भी ड्रॉ करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शन वाले लॉज है ना लिख के आ जाएंगे और ये सोचेंगे बस काम खत्म। लेकिन तुम्हें सिर्फ लॉज नहीं लिखने, लॉज के साथ साथ आपको उसका डायग्राम भी ड्रॉ करके आना है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो आपको पता है 2 लॉज है ना, लेकिन सिर्फ लॉज नहीं लिख के आने, आपको लॉज के साथ साथ ये जो डायग्राम है ये भी आपको ड्रॉ करना है। क्लियर एवरीवन? और उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके 2 लॉज होते हैं, साथ में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर एवरीवन? कौन कौन से डायग्राम ड्रॉ करने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंसिडेंट रे है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो आपका हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है ना। और ये तीनों के तीनों, चाहे आपका नॉर्मल हो, चाहे आपके इंसिडेंट रे हो, चाहे आपके रिफ्लेक्टेड रे हो, ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं? सेम प्लेन के अंदर होते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा लो है। क्लियर एवरीवन? ये आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों लॉज आपको याद करने हैं, साथ में आपको पेपर के अंदर दोनों के डायग्राम भी ड्रॉ करके आने हैं। क्लियर एवरीवन? चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब मैं आपको ना गारंटीड न्यूमेरिकल बताता हूं, क्योंकि देखो यार, बायोलॉजी के अंदर आपके फंक्शन आते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर आपके ना डेफिनेशन नहीं आती, फिजिक्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल आते हैं। समझिए मेरी बात? तो न्यूमेरिकल कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो पहला है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस फॉर्मूला में से आपका एक न्यूमेरिकल मैं लिख के दे रहा हूं, पक्का पेपर में आता ही आता है। कौन से लेंस या कौन से मिरर में से आएगा वो मैं आपको बताता हूं। तो मिरर के अंदर कन्वेक्स मिरर में से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और अगर कनकेव में आएगा ना, तो कनकेव में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो कहां पे होती है? बिटवीन फोकस एंड पोल। समझ रहे हो? अगर कन्वेक्स मिरर में से न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन अगर कनकेव मिरर में से न्यूमेरिकल आएगा ना, तो कौन सा आएगा? जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और पोल के बीच में होगी। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और पोल के बीच में होती है तो आपकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। समझ रहे मेरी बात? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया, एक सेकंड, मैंने आपको ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नोट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं, आप देख सकते हो। मैंने ना इन नोट्स के अंदर आपके जितने भी डायग्राम है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आपके फंक्शन है, जितने भी आपके डिफरेंस बिटवीन है, सारी की सारी चीजें मैंने आपके नोट्स में आपके लिए बना के रेडी कर दी है। ठीक है, आप देख सकते हो जितने भी आपके ना फंक्शन है, हर चीज, डेंड्राइट क्या होता है, सेल बॉडी क्या होता है, उसका डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। साइनेप्स के लिए प्रॉपर है कि यहाँ पे अलग से सेक्शन बना रखा है। इतने प्यारे, इतने कलरफुल नोट्स मैंने आपके लिए रेडी किए ना, मतलब तुम्हें ना इन नोट्स के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिसने अभी तक एनसीईआरटी टच भी नहीं करी ना, तुम्हें एनसीईआरटी दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपल क्या करो, इन नोट्स को डाउनलोड करो। अगर आप इन नोट्स से पढ़ लेते हो ना, तो तुम्हारी एक तरीके से एनसीईआरटी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो नोट्स है ना, ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप इन नोट्स को पढ़ लोगे ना, एक तरीके से तुम्हारी एनसीईआरटी तुमने पढ़ ली। समझ रहे मेरी बात? तो इतने प्यारे, इतने कलरफुल तरीके से मैंने आपके नोट्स रेडी किए ना, जैसे आप देख सकते हो फोर ब्रेन की डेफिनेशन, फोर ब्रेन की पोजीशन, फोर ब्रेन के फंक्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, मिडिल ब्रेन के फंक्शन मिल जाएंगे, आपके हैंड ब्रेन चाहे सेरेबेलम हो गया, मेडुला हो गया, पोन्स हो गया, तीनों के फंक्शन मैंने यहाँ पे आपके लिख दिए हैं। मतलब सारी चीजें आपको इन नोट्स के अंदर अच्छे तरीके से अरेंज करी हुई मिल जाएगी। आपको इन नोट्स के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हो प्लांट हार्मोन के अंदर आपका ऑक्सिन आ गया, ऑक्सिन के क्या फंक्शन होते हैं, गिबरलिन का क्या फंक्शन होता है, साइटोकिनिन का क्या फंक्शन होता है, एब्सिसिक एसिड का क्या फंक्शन होता है, सारी चीज आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएगी। जितने भी आपके एनिमल हार्मोन है, कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है, उस ग्लैंड की पोजीशन क्या है, और जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है,
प्रॉपर तरीके से टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपके अरेंज कर दिए। अगर आप इनको पढ़ लोगे ना भाई साहब, देखो अगर ये सेम चीज अगर आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे भाई इतना कंफ्यूज हो जाओगे ना जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, समझ रहे हो। लेकिन मैंने आपके नोट्स के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से आपके रेडी कर दिए, समझ रहे हो। तो इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीटली फ्री में। कैसे डाउनलोड करना है, और मैंने ना आपके सारे चैप्टर के नोट्स बना दिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका ह्यूमन आई वाला चैप्टर हो गया, ये भी मैंने आपका रेडी कर रखा है। जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी चैप्टर के नोट्स मैंने आपके लिए रेडी कर दिए हैं। तुम्हें सिंपल क्या करना है, तुम्हें सिंपल YouTube पे जाके गौरव सुथार साइंस नोट्स आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे ना, स्क्रॉल करते ही साइंस नोट्स की आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे चैप्टर के नोट्स की PDF आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। क्लियर एवरीवन, यहां से आप सारे चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, एक मिरर फॉर्मूला और एक आपका लेंस फॉर्मूला के ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा ही आएगा। अगर आपके मिरर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ना H'/H क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर लेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो भी मैग्निफिकेशन वाली चीज आपको याद करनी है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम्हारे मिरर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आए, चाहे तुम्हारे लेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आए, मैग्निफिकेशन उसके अंदर पक्का आएगा ही आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में से ना आपका एक रे डायग्राम वाला क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, जिसमें आपको ना एक रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा। अब देखो यार, रे डायग्राम तो आपको पता है बहुत सारे होते हैं, लेकिन रे डायग्राम कौन से करने हैं वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। मैंने आपके लिए ना एक ऐसे नोट्स रेडी किए हैं लाइट वाले चैप्टर के भी, जिसमें आपको ना सारे के सारे रे डायग्राम अच्छे तरीके से ना इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, सारे बेसिक से लेके सब कुछ आपको मैंने ना इन नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया। आप देख सकते हो, जैसे ये कनकेव मिरर का रे डायग्राम है। जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो आपकी पोजीशन क्या बनेगी, इमेज का नेचर क्या बनेगा, इमेज का साइज क्या होगा, वो मैंने ना हर रे डायग्राम के बराबर में यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर दिया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो आपकी इमेज कहां बनेगी, आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड होगी, और जो आपका इमेज का साइज होगा वो आपका स्मॉल होगा, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से मैंने आपके जितने भी पॉसिबल रे डायग्राम है ना, सारे के सारे रे डायग्राम मैंने आपके इन नोट्स के अंदर अच्छे तरीके से अरेंज कर दिए हैं। और पूरी रिवीजन, अगर आपको सारे के सारे रे डायग्राम की रिवीजन करनी है तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म भी मैंने आपके लिए बना के दे दी है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का साइज क्या होगा, और जो इमेज का नेचर होगा वो किस तरीके का होगा, वो मैंने आपको ना अच्छे तरीके से इस टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज करके प्रोवाइड कर दिया है। चाहे आपके कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम हो वो भी आपको मिल जाएंगे और विद समरी मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैं लेंस वाले रे डायग्राम भी दिखा देता हूं। जैसे आपका कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम है वो भी आपको मैंने यहाँ पे इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है ना, सारे के सारे इन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? चाहे आपका कनकेव लेंस का रे डायग्राम हो वो भी आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे अच्छे तरीके से अरेंज करे हुए। तो जितने भी आपके इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है सारे के सारे कहां मिलेंगे, आपको मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। वो नोट्स कैसे डाउनलोड करोगे वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, समझ रहे मेरी बात। इस चैप्टर में से आपका एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाएगा, तीसरा इस चैप्टर में से आपका रे डायग्राम आएगा। समझ रहे मेरी बात? जितनी चीजें मैंने बताई है बस इतनी भी कर लोगे चैप्टर खत्म। क्योंकि यार ये चैप्टर आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा है, बच्चों को समझ नहीं आता कि यार इतने बड़े चैप्टर में से मैं क्या क्या पढ़ूं, तो क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो यार, मैं आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो इस चैप्टर में 10 से लेके 17 ये जो टोटल आपके 8 क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो आपके टोटल 8 क्वेश्चन है, ये 8 के 8 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको ना देखो यार, मतलब ऐसे गुमराह नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई ये क्वेश्चन करो ये कर लो, मतलब बाकी क्वेश्चन को इग्नोर करो, नहीं। इस चैप्टर में 10 से लेके 17 ये जो टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको बता देता, ठीक है। मैं आपको ना मिसगाइड नहीं करता कभी भी, मैं जो जेन्युइन चीज होती है वो मैं आपको बताता हूं। इस चैप्टर में 10 से लेके 17 सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। क्लियर एवरीवन? तो इस चैप्टर में आपको 8 के 8 ये क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है ह्यूमन आई वाला चैप्टर, जो कि आपका हेफेयरली के अंदर टोटल 13 नंबर का आता है, लेकिन आपके पीरियोडिक टेस्ट के अंदर 6 या 7 नंबर का पूछा जाएगा। इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि इस चैप्टर में, बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं ना, वो चीजें पढ़ लेंगे जो पेपर में आती नहीं है।
तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ डिफेक्ट पढ़ लेंगे कि भाई डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, उसका करेक्शन नहीं पढ़ते। करेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। पहला है आपका मायोपिया करेक्शन विद डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ना ये समझ लेंगे कि भाई मायोपिया को कैसे ठीक करते हैं, कौन सा लेंस यूज होता है, मायोपिया के अंदर क्या होता है, ये समझ लेंगे, लेकिन उसका डायग्राम याद नहीं करते। इसके अंदर आपका जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ डिफेक्ट और करेक्शन याद नहीं करना, इसके साथ आपको जो डायग्राम है वो भी आपको अच्छे से याद करना है। क्लियर एवरीवन। तो मायोपिया का डायग्राम हो गया और आपका हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम हो गया। ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है ये आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया इन दोनों में से आने के किसके ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आपके मायोपिया के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि दोनों कर लेना, ठीक है। मायोपिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन दोनों कर लेना, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको ना डायग्राम बताता हूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से डायग्राम आपको करने हैं। तो इस चैप्टर में बस आपको 2 डायग्राम करने हैं। पहला है आपका, ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर के नाम में ह्यूमन आई है तो आई वाला डायग्राम तो आपको करना ही करना है। तो आई का डायग्राम आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए। पेपर के अंदर ह्यूमन आई का जो डायग्राम है ना, अगर आप पिछले साल वाला पेपर उठा के देखोगे उसके अंदर ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया था। समझ रहे मेरी बात। तो ह्यूमन आई का जो डायग्राम है ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला जो डायग्राम है, वैसे देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बोलूंगा एक बार देख लेना, ठीक है। इस चैप्टर में से एक ही डायग्राम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ह्यूमन आई वाला डायग्राम है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि एक बार ना इस डायग्राम को भी कर लेना। अब मैं आपको ना इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको किसी भी हालत में छोड़ने ही नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। भाई साहब 2 नंबर का ये मान के चलो, ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा ही आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना, ठीक है। इसके आगे मैं लिख भी देता हूं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है आपका व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। ओ भाई साहब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हद से ज्यादा, मतलब ये 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। अगला है आपका व्हाट आर द फार। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वीआईपी में डाल लो। वीआईपी छोड़ो, इसको तो ना एक्सट्रीम में डाल लो, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है आपका ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर। अरे भाई साहब ये न्यूमेरिकल पक्का पेपर में 3 नंबर का आता ही आता है, ये भी आपका एक्सट्रीमली है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे हाईली इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका मेक ए रे डायग्राम टू शो द हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका हाइपरमेट्रोपिया का जो डायग्राम है, मायोपिया का जो डायग्राम है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्हाट इज द स्केट। और भाई साहब ये जितने के 6 के 6 जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, इसके अलावा तुम्हें और इस चैप्टर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये 6 क्वेश्चन करने। क्लियर एवरीवन। जिस बच्चे ने ये 6 क्वेश्चन कर लिए ना, एक तरीके से उस बच्चे का पेपर के अंदर इस चैप्टर में से एक भी नंबर नहीं कटेगा, बस आपको ये 6 क्वेश्चन करने हैं। देखो यार मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं, समझ रहे हो। मतलब बच्चों का ड्रीम होता है कि 10th क्लास में मेरे 100% आ जाए, वो ड्रीम मैंने अचीव करा है, वो ड्रीम मेरा पूरा हो चुका है। मैं 7-8 साल से बच्चों को साइंस पढ़ा रहा हूं, मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके वो चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो बच्चे जिस चीज के लिए तरसते हैं। समझ रहे मेरी बात। तो मेरे पास जितनी भी नॉलेज है ना, सारी नॉलेज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपको एक चीज फिर से बता देता हूं, मैथ का पेपर लीक ऑलरेडी आपका चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मैथ का पेपर लीक जानना है ना, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। साइंस का पेपर लीक मैंने इस वीडियो में आपका कर दिया है। एसएसटी का, इंग्लिश का और हिंदी का पेपर लीक आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बाकी सब्जेक्ट का पेपर लीक प्रोवाइड करूं ना, तो आपको पता चल जाए। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मैं अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस, जितनी भी चीजें मैंने यार 10th क्लास में इतने अच्छे परसेंटेज लाने के लिए सोच के देखो कितनी मेहनत करी होगी, वो सारी मेहनत मैं आपको फ्री में दे रहा हूं।
तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपको अगली वीडियो में, देखो यार मेरे को ना मोटिवेशन चाहिए होता है, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं उसी तरीके से आप भी मेरे को मोटिवेट करते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो बाकी सब्जेक्ट्स का जो पेपर लीक है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? चलो अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, जो कि आपका हाफ ईयरली पेपर के अंदर टोटल 13 नंबर का आता है, लेकिन आपका जो पीरियोडिक टेस्ट होता है ना उसमें सिर्फ 6 से 7 नंबर का आपका पेपर के अंदर पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से आपको क्या क्या करना है ध्यान से सुनना। सबसे पहला है आपका ओम्स लॉ की डेफिनेशन और उसका न्यूमेरिकल। ओम्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक में बस आपको उतने करने हैं। ओम्स लॉ के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, उसके डेफिनेशन याद कर लेना, और जितने भी आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है ना बस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल पेपर के अंदर पक्का आता ही आता है, तो अच्छे से कर लेना। इसके बाद 1 एम्पियर और 1 वोल्ट की डेफिनेशन, भाई साहब इसको तो चाहे रट लेना। 1 एम्पियर की डेफिनेशन और 1 वोल्ट की डेफिनेशन हर बार पेपर में पक्का आती है। फिर मेरे को मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं था। एक तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन, ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल जितने भी एनसीईआरटी वाले उनकी प्रैक्टिस कर लेना। 1 एम्पियर और 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन होती है, आता ना डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। 100% गारंटी है तुम्हारे इस साल वाले पीरियोडिक टेस्ट के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर। ज्यादा चांसेस अगर मेरे से पूछोगे ना तो आपका 1 वोल्ट को डिफाइन करने के पेपर में ज्यादा, मैंने जितने पिछले 10 साल के साइंस के पेपर देखे हैं उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी है कि 80% जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका 1 वोल्ट को डिफाइन करने का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि 1 एम्पियर वाला भी कर लेना, लेकिन 1 वोल्ट वाला तो आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला भी आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद डिफाइन रेजिस्टिविटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लेना। रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स ऑन, और भाई साहब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना, लिख के ले लो कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड करता है, वायर आपका कितना मोटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वायर आपका किस मटेरियल से बना है इसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं किसी वायर की लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा। सबको पता है रेजिस्टेंस, अगर वायर लंबा करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर मैं वायर को पतला करूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो किस कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ता है, किस कंडीशन में रेजिस्टेंस कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल बताता हूं किस चैप्टर में से कौन कौन से न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में आते हैं। सबसे पहला है आपका रेजिस्टेंस कंपैरिजन। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया रेजिस्टेंस कंपैरिजन क्या होता है। देखो इसमें है ना किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो आपके पास है ना पहले एक वायर 1 मीटर का था, फिर इस वायर की जो लेंथ है वो क्या कर दी, लेंथ इसकी हाफ कर दी, ठीक है। मान लो पहले इस वायर की लेंथ L थी, तो बाद में अब जो नया वायर बनाया ना इसको मेल्ट करके क्या करा, जो नया वायर बनाया उसकी लेंथ आधी कर दी, लेकिन जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपका इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब अगर इन दोनों में रेजिस्टेंस सेम रखना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। और इस टाइप का क्वेश्चन कितने का आता है, 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन है इसके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप पिछले 2018 में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, 2016 में, अगर आप पिछले मतलब कई साल के पेपर उठा के देखोगे ना तो मेरे हिसाब से 4 साल में मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप का पेपर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे कि जानते हो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि भाई ऐसे एक रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का, फिर यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर नीचे 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है। यहाँ पे मान लो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है। समझ रहे हो? इस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप वाले भी न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। रेजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद
हीट एंड पावर वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है ये अभी आपको पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? ये जो न्यूमेरिकल है, देखो एक तो लाइट वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है। ये न्यूमेरिकल आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करने, ये न्यूमेरिकल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो है आपका हीट का न्यूमेरिकल, और दूसरा है आपका, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद एनर्जी कंज्यूम्ड वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से दो न्यूमेरिकल अगर मेरे को चूज करने पड़े कि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है, वो आप हमें बता दो, तो आपका एक तो है हीट वाला न्यूमेरिकल, दूसरा है आपका एनर्जी कंजम्पशन वाला न्यूमेरिकल। ये दो न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में पक्का आएंगे ही आएंगे। एक बार को ना तुम्हारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो सकता है ना आए, ठीक है, वैसे तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मेरे को दो चूज करने पड़े ना, तो मैं एक तो हीट को चूज करूंगा, दूसरा मैं एनर्जी कंजप्शन को चूज करूंगा। इनके पेपर में आने के 100% चांसेस है कि तुम्हारा चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। क्लियर एवरीवन? तो आपको हीट वाला न्यूमेरिकल और आपका एनर्जी कंजप्शन वाला न्यूमेरिकल आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल नंबर 11.13 है। बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भैया हमें ना बस एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, हमने वो कर लिया, काम हो गया। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पेपर के अंदर, चाहे तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट हो, कोई भी पेपर हो, तुम्हारे पेपर के अंदर जो एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल है ना, वो आपके पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। इतने तुम्हारे बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे जितने तुम्हारे एग्जाम्पल में से जो एग्जामिनर होता है वो पेपर बनाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11.13 वाला जो एग्जाम्पल है ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल में देखो क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोल्ट ऑपरेट्स एट 8 आवर पर डे, ओके। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। भाई साहब ये क्वेश्चन आपका एनर्जी कंजम्पशन वाला न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल आपको अच्छे से करना है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11.13 आपका हाईली इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं लिख देता हूं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका हीट वाला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और तीसरा आपका एनर्जी कंजम्पशन वाला जो न्यूमेरिकल है ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने। क्लियर एवरीवन? समझ में आई बात? अब मैं आपको ना एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बताता हूं कि इस चैप्टर में से आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और आपका 18th का सी पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इस बुक में, इस चैप्टर में से करने हैं। यार इतनी देर से बोले जा रहा हूं ना मैं, इतनी देर से लगातार बोले जा रहा हूं, तो अब है ना जबान भी लड़खड़ाने लग गई है। तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। साइंस का पेपर लीक मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी का पेपर लीक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आपको मैथ का पेपर लीक देखना है तो वो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। क्लियर एवरीवन? देखो यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो में बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर लीक प्रोवाइड करूं ना तो आपको पता चल जाए। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।